हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर डॉली और आप सबका स्वागत करती हूँ बिचल केमिस्ट्री द वे ऑफ लाइफ में। तो आज हम बात करने वाले हैं स्लेटर्स रूल के बारे में। जो स्लेटर्स रूल होता है वो हमें स्क्रीनिंग कांस्टेंट बताने में हेल्प करता है। स्क्रीनिंग कांस्टेंट या फिर हम कह सकते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, आपने न्यूक्लियर चार्ज के बारे में पढ़ा होगा। जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो किसी भी एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसका एक पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो पॉजिटिव चार्ज है उसका इफेक्ट एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे वर्क करता है। और जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा, जो जो भी शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उतना ज़्यादा न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्टेड रहते हैं। तो जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ शेल्स होती हैं उतना ही जो आउटर मोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर जो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होता चला जाता है। इसका रीज़न ये है कि जो भी इनर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक स्क्रीनिंग इफेक्ट लगाते हैं, मतलब शील्डिंग इफेक्ट लगाते हैं, जिसकी वजह से जो भी न्यूक्लियर का अट्रैक्शन फोर्स है वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स तक नहीं पहुंच पाता है। और इस स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो थोड़ा सा कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करते हैं न्यूक्लियस का, जिसको कि हम क्या कहते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और इसको हम जेड स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला है जेड स्टार इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। तो यहाँ पर जो जेड स्टार है ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, जो जेड है ये एटॉमिक नंबर है, जो कि हम जो भी एटॉमिक नंबर हुआ किसी भी एटम का, जिसको कि हम एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज मान सकते हैं। और जो सिग्मा है वो स्क्रीनिंग कांस्टेंट है। तो जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट सिग्मा है इसको हम स्लेटर्स रूल की हेल्प से कैलकुलेट करते हैं। किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, उसके कुछ पॉइंट्स हैं जिनको कि हम ध्यान में रखते हुए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसके कैलकुलेशन के लिए हमें सबसे पहले क्या ध्यान देना होता है, इसके कैलकुलेशन के लिए हमें कुछ स्टेप्स ध्यान में देने रखने होते हैं, जिसमें से कि फर्स्ट स्टेप है हमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा किसी भी एटम का। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं हम एसपीडीएफ के फॉर्म में, वो हम इस तरीके से लिखते हैं। ये आपने सीखा ही होगा, ये काफ़ी छोटी क्लास में सिखा दिया जाता है, 9th-10th क्लास में। तो ये आपको आता ही होगा कि हम किस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले 1s2, फिर 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, इस तरीके से। लास्ट में फिर f 5s, 5p, इस तरीके से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं किसी एटम में उतने इलेक्ट्रॉन्स हम फिल कर लेते हैं। एसपीडीएफ पहले सीक्वेंस में लिखते हैं, फिर उसके इलेक्ट्रॉन्स फिल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होता है। उसके बाद हमें क्या करना होता है, सेट्स बनाने होते हैं एनर्जी लेवल्स के। तो हम एनर्जी लेवल्स के सेट बनाएंगे। तो इस तरीके जब भी हम सेट बनाते हैं तो वहाँ पर एस और पी का एक सेट बनाते हैं, डी का एक अलग सेट बनाते हैं, और एफ का एक अलग सेट बनाते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल देखें नाइट्रोजन के लिए, तो नाइट्रोजन एटम का जो एटमिक नंबर होता है वो 7 होता है। तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये होगा 1s2, 2s2 और 2p3। पी 2p में 3 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अगर हमें क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे। अब हमें क्या करना है, सेट बनाने हैं। एक एनर्जी लेवल के लिए एक सेट बनाना है। तो जैसे कि यहाँ पे 1s, ये फर्स्ट एनर्जी स्टेट है। फर्स्ट जो जो वन मतलब जो फर्स्ट सेल है उसके लिए यहाँ पे 1s2, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। जो सेकंड शेल होती है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, जिसमें से कि 2 s में रहेंगे और बाकी के 6 p में रहते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ 3 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं p में, क्योंकि यहाँ 2 जो सेकंड सेल है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो इस तरीके से फर्स्ट के लिए एक ग्रुप बन गया, फर्स्ट एनर्जी लेवल के लिए। सेकंड एनर्जी लेवल के लिए एस और पी को मिलाकर हम एक ग्रुप बना लेते हैं। अगर हम क्लोरीन की बात करें तो यहाँ पर 1s के लिए एक ग्रुप बन गया, फिर 2s 2p का एक ग्रुप बन गया, और 3s और 3p का एक ग्रुप बन गया। तो हमें यहाँ ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है इसके अकॉर्डिंग हमें सेट बनाने होते हैं। तो 1s का एक, 2s 2p यानी कि 2 के लिए एक सेट, फिर 3 के लिए एक सेट, इस तरीके से हम सेट बना लेते हैं। अगर हमें वैनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो हम किस तरीके से लिखेंगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d3।
डी में 3 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। अगर हमें ग्रुप बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, यहाँ 1s के लिए ग्रुप हो गया, फिर 2s 2p के लिए ग्रुप हो गया, 3s 3p के लिए ग्रुप हो गया। लेकिन जब हम आगे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर एक 4s है और एक 3d है, तो यहाँ पर 4s और 3d दोनों के ग्रुप अलग अलग बनेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया था कि s और p के लिए एक ग्रुप बनता है और d और f के लिए अलग ग्रुप बनता है। यहाँ पर 3d भी अवेलेबल है, लेकिन हम उसको s और p के साथ नहीं लिखेंगे। इसका रीज़न ये है कि s और p के लिए जो रूल्स होते हैं कैलकुलेशन के, स्क्रीनिंग कांस्टेंट, वो एक जैसे होते हैं, इसीलिए हम इसको एक ग्रुप के फॉर्म में लिखते हैं। तो 3s और 3p के लिए हम एक ग्रुप बनाएंगे और 3d को उस ग्रुप में ही, मतलब थर्ड सेल में ही एक अलग ग्रुप में रखेंगे। उसके बाद हम 4s को सबसे अलग रखेंगे। तो इस तरीके से यहाँ जो ग्रुप बन जाएंगे 1 2 3 4 5 ग्रुप बन जाएंगे। अगर हमें क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो यहाँ पर हो जाएगा 1s2, यहाँ पर 1s का एक ग्रुप बन जाएगा, 2s 2p का एक ग्रुप बन जाएगा, 3s 3p का एक ग्रुप बन जाएगा, उसके बाद 3d का एक ग्रुप और 4s का एक और ग्रुप बन जाएगा। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। तो ये एक रूल है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए। इसके बाद फर्स्ट हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होता है, उसके बाद हमें कैलकुलेशन करनी होती है सिग्मा की। स्क्रीनिंग कांस्टेंट जो सिग्मा है उसकी हमें कैलकुलेशन करनी होती है। तो उसकी कैलकुलेशन के लिए जो रूल्स हैं वो हमें एस और पी के लिए सेम रूल्स होते हैं, सेम टाइप से रूल्स होते हैं। तो हम इनको एक ग्रुप के फॉर्म में देख लेते हैं कि अगर एन एस एन पी इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमें स्क्रीनिंग कांस्टेंट फाइंड आउट करना है तो हम वो कैसे करते हैं। तो उसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स याद रखने होंगे, जैसे कि देखिए यहाँ पर जब हम कैलकुलेशन करते हैं एन एस और एन पी इलेक्ट्रॉन्स के लिए, तो यहाँ सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है, हमें देखना होता है कि अगर हमें सेम एन एस यानी कि nth शेल के लिए, nth ग्रुप के लिए कंट्रीब्यूशन देखना होता है, तो nth ग्रुप के लिए जो कंट्रीब्यूशन होगा, चाहे वो s हो चाहे वो p में इलेक्ट्रॉन्स हो, उनके लिए जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 0.35 होता है ईच इलेक्ट्रॉन के लिए। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको हम 0.35 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सिर्फ जो 1s शैल होती है, सिर्फ 1s जो शैल होती है उसमें सेम शैल के लिए, मतलब nth शैल 1s किसके लिए आ जाएगा, हीलियम के लिए, क्योंकि हीलियम के लिए या फिर हाइड्रोजन के लिए आ सकता है। मतलब हाइड्रोजन में तो एक इलेक्ट्रॉन होता है, वहाँ तो हम स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकाल ही नहीं सकते हैं, लेकिन जो हीलियम है उसमें एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर दूसरा इलेक्ट्रॉन कितना स्क्रीनिंग इफेक्ट लगा रहा है वो हम फाइंड आउट अगर करेंगे तो वो 0.30 होता है, जो कि फिक्स होता है। उसके अलावा अगर हम कहीं भी देखेंगे तो एन शेल हमेशा या तो 2s आएगा या 2p 3s 3p इस तरीके से आता है। तो यहाँ सिर्फ 1s के लिए इसकी जो वैल्यू होती है 0.30 होती है, अदरवाइज हर एक शेल कभी भी देखेंगे तो एन शेल के लिए 0.35 ये हमें लगाना होता है। इसके बाद हमें देखना है कि अगर हम n-1 शेल के लिए s और p इलेक्ट्रॉन्स का स्क्रीनिंग कांस्टेंट फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए हमें 0.85 से मल्टीप्लाई करना होता है हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए। अगर हमें n-2 शेल के लिए या फिर उससे भी लोअर ग्रुप के लिए, मतलब n-3 n-4 ग्रुप के लिए कैलकुलेशन करनी होती है, तो उसके लिए हर एक इलेक्ट्रॉन 1 कंट्रीब्यूट करता है। तो इस तरीके से ये s और p के लिए रूल्स हैं। इसी तरीके से d और f के लिए रूल्स होते हैं। तो जो d और f के रूल्स सिग्मा की कैलकुलेशन के लिए वो क्या होता है, जो भी इलेक्ट्रॉन सेम n d और n f शेल के अंदर होंगे, मतलब जो भी nth शेल के लिए इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करेंगे 0.35 का ही करेंगे, जैसे कि s और p के लिए कर रहे थे, वैसे ही d और f के लिए भी उतना ही 0.35 का कंट्रीब्यूशन होगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन्स n शेल के अलावा किसी दूसरी शेल के लिए हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो n-1 हो, n-2 हो, मतलब कोई भी अंदर वाली शेल होगी, उसके लिए क्या हो जाएगा, इसकी जो वैल्यू होगी वो 1 होगी। मतलब यहाँ थोड़ा ज़्यादा वेरिएशन है, 0.85 भी आता है, 0.30 सिर्फ 1s के लिए आता है, लेकिन यहाँ ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है। हमें एन डी और एन एफ के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रखनी होती हैं, सिर्फ एन डी और एन एफ के लिए 0.35 है, और बाकी सारे लेवल्स के लिए चाहे वो n-1 n-2 n-3 n-4 जो भी कुछ होगा वो सब के लिए 1 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो देखिए हम किस तरीके से इसको अप्लाई करेंगे, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए जैसे कि हमें कैलकुलेशन करनी है मैग्नीज के अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स, अलग अलग शेल के इलेक्ट्रॉन्स के लिए करनी है।
तो मैग्नीज के लिए हमें 2p इलेक्ट्रॉन्स के लिए कैलकुलेशन करनी है स्क्रीनिंग कांस्टेंट की, 1s के इलेक्ट्रॉन्स के लिए, 4s इलेक्ट्रॉन 3p और इन सब के लिए। तो सबसे पहले हम 2p इलेक्ट्रॉन्स के लिए कैलकुलेशन देख लेते हैं किस तरीके से करेंगे। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना होगा। तो मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा, इसका एटॉमिक नंबर 25 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 एंड 4s2। इसके लिए हमें ग्रुप बना लेंगे। सबसे पहले तो 1s का एक ग्रुप बन जाएगा, 2s 2p का एक ग्रुप बन जाएगा, 3s 3p का एक ग्रुप बन जाएगा, 3d का एक ग्रुप बन जाएगा और 4s का एक ग्रुप बन जाएगा। हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है 2p इलेक्ट्रॉन्स के लिए, तो हमें सिर्फ यहीं पर ब्रेक करना होगा इसको। हम इसके आगे के इलेक्ट्रॉन्स को नहीं देखेंगे। अगर हमें 2p इलेक्ट्रॉन्स के लिए देखना है तो हमारे लिए जो 2 यानी कि जो सेकेंड शेल है वो nth शेल हो जाएगी। और जो nth शेल है इसके लिए हमें जब इलेक्ट्रॉन्स का स्क्रीनिंग कांस्टेंट फाइंड आउट करना होता है तो हम किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए फाइंड आउट करते हैं और उस इलेक्ट्रॉन को छोड़कर बाकी इलेक्ट्रॉन को हम स्क्रीनिंग कांस्टेंट में कंट्रीब्यूट करने वाले इलेक्ट्रॉन्स की कैटेगरी में मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 + 6 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हमें किसी एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर स्क्रीनिंग कांस्टेंट फाइंड आउट करना है, तो बाकी के इलेक्ट्रॉन्स बचे जो कि कंट्रीब्यूट करेंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट में। तो यहाँ टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स स्क्रीनिंग इफेक्ट में कंट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो हम इफेक्ट निकालने वाले हैं। तो यहाँ पर nth शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, s और p के 7 इलेक्ट्रॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देंगे जिसके ऊपर हम स्क्रीनिंग कांस्टेंट फाइंड आउट करने वाले हैं, बाकी इलेक्ट्रॉन 7 हो जाएंगे, जो कि s और p के n शेल के इलेक्ट्रॉन्स 0.35 कंट्रीब्यूट करते हैं। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स 0.35 का कंट्रीब्यूशन करेंगे, तो हम 7 × 0.35 कर देंगे, प्लस इससे अंदर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, n-1 शेल हो जाएगी अंदर वाली शेल, यानी कि n शेल ये है तो n-1 शेल 1s2 हो जाएगी। इसमें सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो भी n-1 शेल होती है वो 2s 2p इलेक्ट्रॉन, मतलब s और p इलेक्ट्रॉन्स उसके 0.85 कंट्रीब्यूट करते हैं। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स 0.85 का कंट्रीब्यूशन करेंगे। इस तरीके से 7 इलेक्ट्रॉन्स का टोटल कंट्रीब्यूशन 2.45 होगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स का टोटल कंट्रीब्यूशन 1.70 होगा। तो जो ओवरऑल स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4.15। तो ये तो आ गया स्क्रीनिंग कांस्टेंट। अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ रही है, सिग्मा की। ये हमारी वैल्यू आई सिग्मा की। लेकिन अगर हमें इसके लिए अगर हमें सिर्फ इतने के ही लिए Z स्टार यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फाइंड आउट करना है, तो हम टोटल क्या करेंगे, हमेशा जो भी Z इफेक्टिव फाइंड आउट करना होता है वो ओवरऑल के लिए सबसे आउटर मोस्ट शेल के लिए फाइंड आउट करना होता है। इसीलिए हम बीच वाली किसी शेल के लिए फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम स्क्रीनिंग कांस्टेंट किसी भी शेल के इलेक्ट्रॉन के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका रीज़न ये है कि हम जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो आउटर मोस्ट शेल पर ही फाइंड आउट कर पाएंगे, क्योंकि उसके लिए हमें Z में से टोटल स्क्रीनिंग कांस्टेंट को माइनस करना होता है। तो वैसे इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर हम इतना स्क्रीनिंग कांस्टेंट, जैसे इसका अगर हम देखेंगे Z स्टार अगर हम फाइंड आउट करना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, Z - सिग्मा। सिर्फ हम 2p इलेक्ट्रॉन्स के लिए देख रहे हैं, तो 2p इलेक्ट्रॉन्स के लिए निकालेंगे तो जो हमारा स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू आई है वो 4.15 आई है। तो यहाँ पर Z क्या हो जाएगा, 25 - 4.15, यानी कि जो वैल्यू आएगी ये हमारी कितनी हो जाएगी, 21.85। तो इस पर जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आएगा 2p इलेक्ट्रॉन्स के लिए वो 21.85 होगा। इसी तरीके से अगर हम 1s के लिए देखें, इसी के 1s के लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू देखें, तो मैंने आपको बताया था कि सिर्फ 1s है अगर, तो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स तो इसके ऊपर कोई स्क्रीनिंग कांस्टेंट लगाएंगे नहीं, स्क्रीनिंग इफेक्ट लगाएंगे नहीं। तो सिर्फ इसके एक इलेक्ट्रॉन पर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन स्क्रीनिंग इफेक्ट लगाएगा, और जो ये 1s अगर nth शेल है तो इसके लिए जो वैल्यू होती है 0.30 होती है। तो इस केस में यहाँ पर जो वैल्यू आएगी स्क्रीनिंग कांस्टेंट की 0.30 आएगी। अब देखिए अगर हमें थर्ड के लिए अगर हमें 4s इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो सिग्मा की वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है, सिग्मा 4s अगर हमें फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये सबसे आउटर मोस्ट शेल हो जाएगी 4s। तो यहाँ पर जो nth शेल का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, और nth
शेल का अगर 1 इलेक्ट्रॉन है, एस के लिए 1 इलेक्ट्रॉन है तो 0.35 कंट्रीब्यूट करेगा। तो यहाँ पर जो कंट्रीब्यूशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 इंटू 0.35 प्लस जो n-1 शेल है इसमें जो d है, n-1 के लिए d का कंट्रीब्यूशन 1 होता है, जबकि s और p का कंट्रीब्यूशन 0.85 होता है। तो s और p के इलेक्ट्रॉन टोटल 8 हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा 8 इंटू 0.85 प्लस 3d के 5 इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या हो जाएगा 5 इंटू 1 प्लस इसके बाद ये हो गई हमारी n-2 शेल हो गई। तो n-2 शेल हो वो चाहे d के लिए हो और चाहे s और p के लिए हो, सबके लिए कंट्रीब्यूशन 1 ही होता है। तो यहाँ पर जो टोटल कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8 के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स के लिए और बाकी यहाँ सबसे इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कितने हैं 6 + 2 8 + 2 10, सबके लिए कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा 10 इंटू 1। अगर हम इसका ऐड कर लेंगे इसको तो कितना आएगा, टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 0.35 प्लस 1.70 प्लस 5 प्लस 10। तो ओवरऑल यहाँ जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी 15 16 17.05। तो यहाँ जो हमारी सिग्मा की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 17.05। अगर हम यहाँ Z इफेक्टिव की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो ये आएगी Z इफेक्टिव 25 माइनस 17.05। तो जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 7.95। तो इस तरीके से ये वैल्यू आएगी हमारी Z इफेक्टिव की, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 4s के लिए कितना आएगा 7.95। इसी तरीके से अगर हम देखें 3p के इलेक्ट्रॉन्स के लिए अगर हमें कैलकुलेशन करनी है तो 3p के लिए क्या हो जाएगा, सिग्मा अगर हमें 3p फाइंड आउट करना है तो उसके लिए जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 3p के लिए अगर हमें कैलकुलेशन करनी है तो देखिए 3p के लिए ये जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो ये जो 4s है सिर्फ 4s कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, बल्कि यहाँ पर 3d 3s बाकी इनर शेल के सारे इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ 3p के लिए अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा s और p में n शेल के लिए ये कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम 7 इंटू 3.7 और साथ में nth शेल के लिए तो जो d ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भी सेम ही कॉन्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो 7 + 5 12 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 12 इंटू 0.35 प्लस इसके इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं n-1 शेल के इलेक्ट्रॉन्स ये हैं 2 + 6 यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं n-1 शेल में, तो ये कंट्रीब्यूट करेंगे 0.85 का, प्लस इसके इनर शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कंट्रीब्यूट करेंगे 1 का। अब हम इसको ऐड कर लेंगे, अगर हम ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा 12 इंटू 3.5 ये आएगा 4.2 प्लस 6.8 प्लस 2। तो जो ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी इसकी आ जाएगी ये 13। तो यहाँ जो वैल्यू आ रही है ये आ रही है 13। इस तरीके से हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा सिग्मा 3p के लिए। अगर हमें 3d के लिए फाइंड आउट करना है, यहाँ पर जो एक वैल्यू है हमें यहाँ पर 3d के लिए फाइंड आउट करनी थी। अगर हम 3d के लिए फाइंड आउट करना चाहते हैं सिग्मा 3d, तो सिग्मा 3d के लिए हमें क्या देखना होगा, देखिए सिग्मा 3d के लिए हमें देखेंगे तो हमें 4s से तो कोई भी मतलब नहीं है, इसके अंदर वाली सारे शेल के इलेक्ट्रॉन देखेंगे। तो जो nth शेल है n शेल में जो d इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं
वो चाहे डी हो या पी हो, पी एस हो, सबके सब सेम कंट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पर जो कंट्रीब्यूशन हो जाएगा वो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम आएगा, चाहे वो हम 3p के लिए निकालें या 3d के लिए निकालें, उसकी वैल्यू एग्जैक्टली सेम ही आएगी। कैसे कि एन शेल के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर कितने होंगे, 8 + 4 12 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो कि 0.35 का कंट्रीब्यूशन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये कंट्रीब्यूशन करेंगे 12 × 0.35 प्लस उसके बाद यहाँ पर n-1 शेल के इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 8, जो कि हमने यहाँ ऊपर भी लिखे थे, 8 × 0.85 प्लस उसके अंदर की शेल के लिए इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 होंगे, 2 × 1। तो इसकी यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आएगी, ओवरऑल हमने जो पहले कैलकुलेट की हुई है सेम वैल्यू आती है। तो इस तरीके से हम कैलकुलेशन कर लेते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट की, और स्क्रीनिंग कांस्टेंट को यूज़ करके हम फाइंड आउट कर लेते हैं वैल्यू जो हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। तो ये होता है हमारा स्लेटर्स रूल, जिसके थ्रू हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं डिफरेंट एटम्स के लिए या फिर आयंस के लिए भी हम कह सकते हैं। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा स्लेटर रूल का, किस तरीके से हम स्क्रीनिंग कांस्टेंट फाइंड आउट करते हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी नई वीडियोस मिलती रहें, एक्सपेरिमेंटल वीडियोस भी और थियोरेटिकल वीडियोस भी, जो आपके केमिस्ट्री के डाउट क्लियर करेंगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।